कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी की आज मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शाम 4:30 बजे होगी बैठक। कोरोना के डेली केस में बड़ी उछाल। पिछले 24 घंटों में सामने आए 2.47 लाख नए मामले। ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 5000 के पार। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी की अहम बैठक। आज हो सकता है टिकटों का ऐलान। भारत चीन के बीच 12 घंटे चली 14वें दौर की कमांडर लेवल मीटिंग। हॉट स्प्रिंग से डिसएंगेजमेंट पर भी हुई चर्चा। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। यह बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। देश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राज्यों द्वारा तरह तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इससे पहले पीएम ने रविवार को देश में कोविड-19 महामारी के हालात, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों की चल रही तैयारियों और देश में टीकाकरण अभियान की स्थिति, ओमिक्रॉन के प्रसार की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की और उन्होंने इस दौरान जिला स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त बुनियादी ढांचा सुनिश्चित किए जाने और वयस्कों के लिए टीकाकरण मुहिम मिशन मोड पर तेजी किए जाने की अपील की थी। साथ ही उन्होंने कहा था कि राज्यों के हालात, तैयारियों और जन स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जाएगी। और आज वो दिन है जब 4:30 बजे शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक अहम बैठक करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने वाले हैं। देश में कोरोना के बढ़ते स्थितियों को लेकर, लगातार बढ़ते आंकड़ों को लेकर वो समीक्षा करेंगे और ऐसे में ये लगातार माना जा रहा है, उम्मीद की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं कि देश में लॉकडाउन की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि बढ़ते आंकड़े अब डराने लगे हैं। ऐसे में एक कड़ा फैसला लेना बहुत जरूरी है। ऐसे में एक अहम निर्देश लेने अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार देश में ओमिक्रॉन के भी अब जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। मरने वालों की संख्या भी अब 500 के पार देश में हो गई है। तो ऐसे में स्थितियों को लेकर यह जरूरी है कि एक फैसला लिया जाए। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले में अब लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। देश में अगर बात करें तो आज कोविड-19 के 2,47,417 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 380 मरीजों की मौत हो गई है। मौत के नए आंकड़े सामने आने के बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब देश में 4,85,035 हो गई है और ये बेहद डराने वाले आंकड़े हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 11.17 लाख हो गई है। आज दर्ज हुए संक्रमण के मामले बीते दिन की तुलना में 27% ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 84,825 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। हालांकि 24 घंटे में जिस तरीके से 2.47 नए मामले सामने आए हैं, इसके बाद से अब चिंता ये बढ़ गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने भी वाले हैं और स्थितियां अब ऐसी हो गई है कि देश लॉकडाउन की तरफ रुख करे। ऐसे में यही एक तरीका होगा जिससे इन बढ़ते आंकड़ों पर हम रोक लगा सके। लेकिन लॉकडाउन लगाने से पहले कई सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो देश में करनी जरूरत है, राज्य सरकारों को करने की जरूरत है। तो कोरोना की अगर हम बात करें तो रफ्तार अब बेकाबू होती जा रही है। देश में 2 लाख से ज्यादा मामले 24 घंटों में पाए गए हैं। ऐसे में डेली केसेस में एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निषेध, कोरोना की स्थिति में लगातार उछाल देखने को मिल रही है। अब ये आंकड़े डरा रहे हैं। बात करें तो 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा मरीज पाए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए स्थितियां पहले जैसी ही होती है, बस नजर आ रही है और लगातार जो संक्रमित मरीज है उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। जी, चाहे अलग अलग राज्य
अगर मौजूदा स्थिति देखें तो देश में ओमिक्रॉन के कुल 5,488 केस है और जो 24 घंटे में पिछले जो नए मामले सामने 417 है और साथ ही साथ जो आंकड़ा है लगातार बढ़ते जा रहा है। और अगर बीते दिनों के मुकाबले अगर बात करें तो जो लगातार जो संक्रमित मरीजों की संख्या है वो 27% ज्यादा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थितियां है। सबसे ज्यादा जो कोरोना मरीज है ओमिक्रॉन के भी अगर बात की जाए तो वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, 1367 के करीब में मामले राजस्थान महाराष्ट्र में है। उसके बाद राजस्थान में करीब 750 के आसपास में केसेस हैं, दिल्ली में 650 के आसपास में केसेस हैं। उसके बाद केरल की भी स्थिति ऐसी है, कर्नाटक की बात करें तो वहाँ पे भी 500 के करीब में ओमिक्रॉन के मरीज है। तो लगातार जो केस है वो बढ़ रहे हैं। जी निषेध, अगर स्वास्थ्य विभाग निषेध देखिए स्थिति लगातार आंकड़े आपने अभी हमें बताए हैं। आज निषेध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो अलग अलग राज्य के सीएम हैं उनके साथ बैठक करने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है जो कोरोना में बढ़ती स्थिति है उसको लेकर के कुछ बातें और कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे बैठक हो रही है तो ये बैठक काफी अहम भी मानी जाती है। इस समय में बैठक हो रही है जब कोरोना की स्थिति इतनी भयावह है और लगातार जो एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन उसके भी केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की ये कोशिश रहेगी कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो और बेहतर तरीके से काम करे और जो उसका असर है वो देखने को मिले। जिस तरीके से इससे पहले भी जो 2 फेज थे कोरोना के उस समय में स्वास्थ्य विभाग ने काम किया था। निषेध, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे, एक बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। दर्शकों को इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, बिहार में आज से विशेष मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में आज से विशेष मास्क चेकिंग अभियान, क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में दिया गया निर्देश। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अभियान को लेकर विशेष टीम गठित, बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर बिहार सरकार परेशान। तो लगातार बिहार में कोरोना की स्थिति जो है वो बिगड़ती जा रही है, मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई और आज से विशेष मास्क चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। निषेध हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। निषेध, कल बिहार में भी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई है, वहां भी स्थितियां जो हैं अब बेकाबू होती नजर आ रही है। आज से विशेष मास्क अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी और ये निर्देश दिया गया था, सख्त निर्देश की अलग अलग जगहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाए। खासतौर पे जो लोग गाड़ी से निकल रहे हैं अपने मोटरसाइकिल से या 4 व्हीलर से, तो वो लोग उन लोगों की देखरेख की जाए कि वो लोग मास्क पहन के निकल रहे हैं नहीं निकल रहे हैं। लेकिन अगर पटना की अगर बात की जाए तो सड़कों पे स्थितियां बिल्कुल भी इसके विपरीत दिखाई दे रही है। सख्त निर्देश के बावजूद भी कहीं पे ऐसी तस्वीर नहीं दिख रही है कि मास्क चेकिंग हो रहा हो सड़कों पे। इनकम टैक्स गोलंबर पे भी हम गए, बंगला चौराहे पे भी गए, बोरिंग रोड चौराहे पे भी गए। ये पॉज एरिया होते हैं जहाँ पे प्रशासन भी तैनात रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने लापरवाही देखी है। लोग भी लापरवाही बरत रहे हैं, कई लोग बिना मास्क पहने हुए निषेध, आप हमें तस्वीरों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, लेकिन देखिए अब हम ये कह सकते हैं कि सचमुच अधिकारियों की सुनी नहीं जाती है, क्योंकि देखिए जब बिहार में स्थिति बेकाबू होती नजर आ रही है और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठक कर रहा है, ऐसे में निर्देश की अनदेखी करना बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि प्रशासन की भी एक जिम्मेदारी है। उनको निर्देश दिया गया था कि वो लोगों को मास्क पहनने की अपील करे। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं तो उन पर कार्यवाही भी करे, उनका चालान भी कटा जाए बकायदा। धावा दल की कई गाड़ियां हमने देखी हैं जो पटना के अलग अलग इलाकों में घूम रही है, लेकिन कई जगहों पे लापरवाही भी बरती जा रही है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन पूरी तरीके से काम कर रही है। कई इलाकों में प्रशासन अलर्ट है, लेकिन कई इलाकों में लापरवाही बरती जा रही है। बिल्कुल निषेध, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने कि किस तरीके से बिहार में लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। कल बैठक हुई, बैठक के बाद विशेष मास्क अभियान चलाने का निर्देश दिया गया, लेकिन बिहार की राजधानी पटना की तस्वीरें जो हमारे संवाददाता निषेध ने बताया, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी पॉश इलाके हैं वहां चेकिंग अभियान किसी तरीके से नजर नहीं आ रही।
चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सभी राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन में जुट गए हैं। दलों में बैठक का दौर भी जारी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो थोड़ी देर में दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में शुरू होने वाली है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और पिछले 2 दिन से बीजेपी में लगातार बैठक का दौर जारी है। बुधवार को सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग को लेकर मैराथन चर्चा हुई। मीटिंग की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की और यह मीटिंग 14 घंटे चली थी। इससे पहले मंगलवार को भी एक बैठक हुई। यह बैठक 10 घंटे हुई। मीटिंग में निषाद पार्टी के संजय निषाद, अपना दल की अनुप्रिया पटेल से भी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा आज यानी कि गुरुवार को सीईसी की मीटिंग के बाद हो सकता है। आज लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है। कोविड-19 के बेकाबू रफ्तार के बीच और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना का बम फूटा है। दरअसल माघ मेले में 38 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पुलिस और पीएसी की 36 जवानों के साथ 38 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद अब माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। तो वहीं 50 से ज्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद माघ मेले में हड़कंप मच गया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई लाख श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। इसके साथ ही 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा से 1 लाख से ज्यादा संत, महात्मा और श्रद्धालु यहां कल्पवास करेंगे। ऐसे में कोरोना के इस विस्फोट के बाद मेले के आयोजन पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी एकता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। एकता, देखिए इस मेले पर अब कोरोना का ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से भारी मात्रा में संक्रमितों का आंकड़ा मिला है, ऐसे में इस मेले पर रोक लगाने की क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, कोविड-19 जिस तरीके से बेकाबू हो रहा है और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी जिस तरीके से खतरे बढ़ रहे हैं और प्रयागराज के माघ मेले जो कि मकर संक्रांति में काफी ज्यादा श्रद्धालुओं को यहाँ भीड़ होती है, ऐसे में मेले शुरू होने के पहले ही 38 लोग जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो गए हैं और 50 से ज्यादा जो वहाँ पे ड्यूटी पर तैनात है जो प्रशासन थी वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में कह सकते हैं पूजा के पूरे मेले में हड़कंप मच गया है, क्योंकि यहाँ पर कल जो है मकर संक्रांति के अवसर पर भारी मात्रा में श्रद्धालु जो है वो आते हैं। तो ऐसे में अब जब पहले से प्रशासन संक्रमित हो गई है तो अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन किस तरीके से श्रद्धालुओं को मैनेज कर पाएगी। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारे तंबू लगाकर लोग जो है दूर दूर से आकर वहाँ रहते हैं और ऐसे में अब जो है मेले को रोकने का जो है वो सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि जब लोग जुटेंगे तो और कोरोना की रफ्तार जो है वो बढ़ेगी और ऐसे में प्रशासन जो है वो पहले से ही जब पॉजिटिव पाए जा रही है तो ऐसे में सरकार एक छोटा सा सवाल है एकता कि क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है? क्या मेले को रोकने का विचार विमर्श किया जा रहा है? क्योंकि अगर हम ऐसे भीड़ भाड़ वाले मेलों को नहीं रोकते हैं तो फिर एक बार कोरोना विस्फोट होने से कोई नहीं रोक सकता। जी पूजा, बिल्कुल, और इसको लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं अलर्ट दिख रही है। काफी सारे जो है एक्शन उसको लिए जा रहे हैं, लेकिन ये माघ मेले में अभी से बता दे पूजा, क्योंकि कल मकर संक्रांति है तो लोगों की एंट्री जो है वो अभी से शुरू हो गई है। हालांकि जो व्यवस्था है लोगों की मेले में घुसने से पहले सभी की टेस्टिंग कराई जा रही है, लेकिन पूजा बात करें अगर आम जनता की तो कई लोग ऐसी भी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां लोग बिना जांच करा ही एंट्री कर ले रहे हैं। तो ऐसे में खतरा जो है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन सरकार पर अब ये भी सवाल उठ रहा है कि इस मेले को जल्द से जल्द बंद करा शुरू होने से पहले ही जब इतने तादाद में लोग संक्रमित हो रहे हैं तो सोचिए जब भीड़ लगेगा लाखों की संख्या में, जब श्रद्धालु आएंगे तब कोरोना की। बिल्कुल एकता, चलिए बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए प्रयागराज में शुरुआती दौर में ही कोरोना विस्फोट हुआ है और ऐसे में स्थितियों को रोकने के लिए यह जरूरी है कि इस मेले पर रोक लगाया जा सके।
चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। भारत और चीन के बीच बुधवार को 14वीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई है। करीब 12.5 घंटे तक चले इस मीटिंग में यह कोशिश की गई कि पूर्वी लद्दाख में करीब 20 महीने से जारी गतिरोध को कम किया जा सके। वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीन की साइट चुशल मोल्डो में हो रही मीटिंग में भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अग्निशेद सेनगुप्ता ने किया है और यह बताया जा रहा है कि इस बातचीत का मेन फोकस पेट्रोलिंग पॉइंट 15 क्षेत्र से डिसएंगेजमेंट पर है। एलएसी पर भले ही कुछ डिसएंगेजमेंट हुआ हो, लेकिन खतरा अभी कम नहीं हुआ है। अलवर में मानसिक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आईजी संजय श्रोतिया अलवर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। इससे पूर्व जयपुर से आईएफएसएल टीम ने भी ओवरब्रिज पर घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। इस मामले में पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। साथ ही 6 टीमों को आरोपियों की तलाशी में भी वो टीम जुट गई हैं। आईजी के साथ एसपी तेजस्विनी गौतम सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बता दें आपको कि मंगलवार की रात को अलवर में एक शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई थी। शहर के तीजरा फाटक ओवरब्रिज पर बदमाशों ने मानसिक रूप से विक्षिप्त एक बच्ची के साथ दुष्कर्म कर लहूलुहान अवस्था में उसे छोड़कर फरार हो गए। देखिए, मामला तो बड़ा गंभीर है और उसी गंभीरता को देखते हुए हम लोग कल जब से सूचना मिली पुलिस को, तब से मतलब पुलिस अधीक्षक तो स्वयं हॉस्पिटल में ही थी, मौके पे आई वो, और लगातार मैं भी पूरी रात हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। अब चूंकि जिस तरह की घटना हुई है वो मतलब एक समाज के लिए बड़ी एक मतलब ऐसी झकझोर देने वाली घटना है ये, क्योंकि बच्ची, और वो भी एक मंदबुद्धि बच्ची और असहाय, जो थोड़ा बोलने में भी उसको दिक्कत है, उसके साथ इस तरह की घटना होती है तो उससे पूरा ही मतलब एक तरह से जो है पुलिस के लिए नहीं, पूरे मतलब जो भी इसको सुनता है उसके लिए मतलब एक बहुत ही झकझोर देने वाली जैसी सी घटना है। देखिए, मामला तो। और चलिए खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, इस पूरे मामले में जिस तरीके से खुद आईजी ने निरीक्षण किया है, उसके बाद से क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? मामले में क्या कुछ अपडेट? तो रुपेश से हमारा संपर्क टूट गया है। आपको बता दें कि विक्षिप्त बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आने के बाद से खुद आईजी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। टीम गठित किया गया है इस पूरे मामले में ताकि जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो सके। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, विक्षिप्त बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, इस मामले में खुद आईजी वहां पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जी मैडम, मैं आपको बता दूं, ये 11 तारीख को मंगलवार के 8 बजे की घटना है जी। शहर में कर्मचारी कॉलोनी के पास तिजारा फाटक और ब्रिज पर दुष्कर्म के बाद 16 साल की मुख बगीर किशोरी को हालत में फेंककर दरिंदों का वारदात के दूसरे दिन बुधवार को भी कोई सुराग नहीं मिला है। दरिंदों की तलाश के लिए पुलिस ने अलवर से 25 किलोमीटर क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर लगे करीब 300 सीसीटीवी कैमरे फुटेज चेक करे, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं हुआ है। रुपेश, अभी फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? अभी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आईजी खुद इसकी जांच कर रहे हैं जी। जयपुर रेंज आईजी संजय क्षेत्रीय बुधवार को अलवर आए थे। उन्होंने दोपहर को करीब 3 बजे स्टेट एफएसएल की टीम के साथ मौका मुआयना किया है। जी बिल्कुल रुपेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, खुद इस मामले की जांच आईजी कर रहे हैं और इस घटना में जिस तरीके से जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों का गठन भी किया गया है जो लगातार धरपकड़ में जुटे हुए हैं।
और चलिए अब रुक कर लेते हैं बिहार की खबरों का। कटिहार में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सीएम नीतीश कुमार के कोरोना संक्रमित हो जाने के बाद उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए जेडीयू की तरफ से स्थानीय सर्वमंगला दुर्गा मंदिर परिसर में एक हवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जेडीयू कार्यकर्ताओं और नेताओं ने हवन के माध्यम से मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने के साथ साथ इस महामारी के दौर में बिहार को सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना की। इसका जायजा लिया संवाददाता मनीष ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोरोना पॉजिटिव होते ही लगातार जो बिहार के उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं या उनके कार्यकर्ता हैं, लगातार जो है उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना कर रहे हैं। और जो लोग हैं जो उनके जो है जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। ऐसे में कटिहार जिला के सर्वमंगला सार्वजनिक दुर्गा मंदिर का ये प्रांगण है। यहाँ पर जो है जदयू कार्यकर्ताओं द्वारा जो है जो हवन किया जा रहा है, हवन कर जो है नीतीश कुमार के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। ऐसे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव जी क्या कार्यक्रम माता रानी आरजेडी से केसरिया विधानसभा के पूर्व विधायक बबलू देव को एमएलसी प्रत्याशी बनाए जाने पर जिले के कार्यकर्ताओं में जश्न मनाया गया। दरअसल बबलू देव ने अपनी राजनीतिक जीवन नीतीश कुमार की समता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में की थी। सन 2000 में मधुबन विधानसभा से सपा की टिकट पर उम्मीदवार बने और राजद में परिवहन मंत्री रहे। सीताराम सिंह को कड़ी टक्कर दी और इस टक्कर के बाद लालू प्रसाद यादव ने बबलू देव को केसरिया विधानसभा का अपना प्रत्याशी बनाया और बबलू देव को केसरिया विधानसभा के मतदाताओं ने अपना मत देकर विधानसभा पहुंचाया। हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो हमारे कई नाम सामने आना अच्छी बात है। दल में हमारा मास पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल नाम आता है, लेकिन निर्णय जो है सो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव का अंतिम निर्णय होता है। उन्होंने इस विषय पर चूँकि पहले भी कहा गया था, लेकिन 3 तारीख तक अंतिम पंचायत चुनाव होना था, उसके चलते हम लोग रोक करके रखे हुए थे। कल हमारी बात हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उन्होंने कहा कि आप इंडिकेट कर दो सभी लोगों को, अपने पार्टी संगठन के लोगों को, इसलिए आज बुलाया गया बैठक। कई नाम सामने आना अच्छी। बेतिया में पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने मंझोलिया थाना समेत थाने के कई मामलों का ऑन द स्पॉट निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना गाइडलाइन के बारे में भी लोगों को जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि कोरोना गाइडलाइन का क्षेत्र में कितना पालन हो रहा है, इसकी उन्होंने पूछताछ की और जांच भी की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने थाने में लंबित कई मामलों का निरीक्षण किया और कई मामलों को देखते हुए थानाध्यक्ष अशोक कुमार को सख्त निर्देश दिए। प्रणाली की समीक्षा और अन्य जो भी लंबित बिंदु थे सभी की समीक्षा की गई है। इसके साथ साथ कोरोना के संबंध में जो गाइडलाइन दिया गया है उसके लिए भी उनको उसको इन्फोर्स कराने के लिए इंटरनली भी और एक्सटर्नली दोनों एरिया में किया गया। लंबित केसेस का जल्द से जल्द डिस्पोजल हो तो उसके लिए किया गया। कोरोना की तीसरी लहर में भागलपुर कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। दरअसल राज्य में अब तक संक्रमितों की 53 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें मायागंज अस्पताल के चिकित्सक छात्र, जीआरपी और थाने के 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। वहीं गाइडलाइन को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सजग है। खतरे की घंटी के बीच सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश प्रसाद शर्मा ने बताया है कि तीसरी लहर के संक्रमण से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह तैयार है और कोरोना मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सारी तैयारियां मुहैया करा ली गई है। पूरे जिले में हम लोग क्रमवार तैयारी कर चुके हैं और फाइनल स्टेज में है। हमारे यहाँ 100 बेड है जिस पर ऑक्सीजन ये पाइपलाइन लग गई है। कल फ्लोमीटर भी लग गया। अब प्लांट में थोड़ा डिप कर रहा था उस दिन हम मॉक ड्रिल में, तो उसके लिए हम लोग इंजीनियर से बात की है और वो भी आके सुधार बोले हैं, तुरंत सुधार देते हैं। तो उसके हो जाने के बाद से हम लोग मेरे ऑक्सीजन की निर्भरता हम लोगों की पूरी तरह एकदम दूसरे लोगों पर, दूसरे जिलों पर ये हो जाएगी
हम लोग पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे। चले इस वक्त एक बड़ी खबर जमशेदपुर से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जमशेदपुर में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में 1280 नए मामले आए सामने। टेल्को से सबसे अधिक 226 नए संक्रमितों की पुष्टि। जिले में एक्टिव केस की संख्या 6560। तो ये बड़ी खबर झारखंड से, जहां जमशेदपुर में कोरोना विस्फोट हुआ है, यहां पर कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ा है और 6560 एक्टिव केस हैं जिले में। जा रही है। अकेले जमशेदपुर में यहाँ पर कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में 24 घंटे में 1280 नए मामले सिर्फ जमशेदपुर से सामने आए हैं और ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं। टेल्को में सबसे अधिक 226 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से आपको बता दें कि अब जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर पटना सिटी से आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दे, पटना सिटी में तख्त श्री पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी भाई राजेंद्र सिंह के गर्दन में कृपाल घुस गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कृपाल घुसने से भाई राजेंद्र सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर पटना सिटी से, घायल अवस्था में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच अस्पताल में रेफर किया गया है। तो ये बड़ी खबर पटना सिटी से। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या कुछ फिलहाल स्थिति है? जी जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ी घटना है। राजेंद्र सिंह जो हेड ग्रंथी है, उन्हीं के ऊपर तलवार से हमला किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनके ऊपर पहले से जो है कमेटी के सदस्य और वहाँ के जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के, वो उन्हें प्रलोभन भी दे रहे थे 5 लाख रुपए की, कि 5 लाख रुपए ले ले और जो हेड ग्रंथी है, हेड पुजारी है, उस पद को छोड़ दे। और ये जो राजेंद्र सिंह जी जो घायल हैं, ये लेकिन पद से हटने से मना कर रहे थे, इसका विरोध जता रहे थे कि जब तक मेरे से बन रहा है तब तक हम यहाँ पे पुजारी के पद पे रहेंगे, पूजा करते रहेंगे। लेकिन इसको विरोध भी जता रहे थे। इस विरोध का यही परिणाम हुआ कि इन्हें आज सुबह सुबह तलवार से घायल कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि पटना सिटी से ये बड़ी खबर सामने आई, जहां तख्त श्री पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी की गर्दन में कृपाल घुस गया है, जिसके बाद उनका इलाज अस्पताल में जारी है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और तो उनके गर्दन में कृपाल घुस गया है, जिसके बाद से उनका इलाज जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।